सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह पाठ है कक्षा 12वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक चलती है आरोह। उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है नमक। और इस नमक पाठ की जो लेखिका है वह है रजिया सज्जाद जहीर, जिनके बारे में अगर संक्षिप्त परिचय जाने तो उनका जन्म सन 1917 ईस्वी में अजमेर में हुआ, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने जीवन में अनेक जो साहित्य लिखे, उर्दू क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की और ऐसी महानतम लेखिका का जन्म निधन जो है सन 1979 ईस्वी में हुआ। इनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी का जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश की तरफ से वो भी दिया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय जो लेखिका संघ है उसके अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो आइए इनके द्वारा जो लिखित पाठ है नमक, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पर ये पाठ केंद्रित है। इन पाठों को, इन टॉपिकों को आप अपनी कॉपी में लिखा करो और निश्चित रूप से ये सभी पाठ को कवर करती है। तो अभी हम देखें तो पाठ में क्या है, यहाँ पर उस समय की स्थिति का वर्णन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खिंच गई थी, विभाजन की रेखा। लेकिन वो रेखाएं अंतर्मन पर, वहाँ के लोगों के अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाई। लोग, चाहे देश अलग हो गए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, लेकिन लोगों के हृदय से आज भी भारत और पाकिस्तान एक ही देश है, कोई अलग देश नहीं है। इसी भाव को इस कहानी में उभारा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पात्र है उन पात्रों को देखा जाए तो एक तो पात्र आता है सफिया। एक पात्र कौन है? सफिया। और दूसरा है सिख बीबी। ये दो पात्र आते हैं, सफिया और सिख बीबी। अब यहां पर क्या हुआ कि सफिया जो है वह किसी कीर्तन के सिलसिले में अपने पड़ोस में वहां पहुंची तो उसको देख करके सिख बीबी ने जब उस पर दृष्टि पड़ी तो सिख बीबी को कहीं न कहीं उसके हाव भाव, वेशभूषा, जिस तरह के चलने का तरीका, इन सबको देख करके सिख बीबी के ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की झलक उसके अंदर दिखाई दे रही हो। उसको ऐसा लगा माँ की झलक उसके अंदर दिखाई दे रही। तो उसने अपने बड़ी बहू से पूछा, बड़ी बहू से क्या पूछा कि भाई ये औरत कौन है? तो बड़ी बहू ने कहा ये औरत मुसलमान औरत है और यहाँ पर आपसे मिलने आई है। अब सफिया को यह पता लग गया था, इस सफिया, उसने कहा ये मुसलमान औरत है और ये कल लाहौर जा रही है। जब इस बात का सिख बीबी को पता लगा कि लाहौर जा रही है तो वह उसके पास गई और उससे पूछा आप लाहौर जा रही? तो बात आई कि हाँ लाहौर जा रहे। तो इसने कहा कि भाई तुम अपने लिए भी कुछ मंगाना चाहो तो बता दीजिए, क्योंकि सिख बीबी का जो जन्म स्थान है वो भी कहाँ पर है? लाहौर में। तो इसने कहा जब लाहौर जा रही हो तो एक काम करना, आते समय मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। आते समय क्या ले आना मेरे लिए? लाहौरी नमक ले आना। तो इस तरह की बात उससे कही। सफिया ने बात स्वीकार की और कहा कि मैं आते समय आपके लिए लाहौरी नमक निश्चित रूप से लेकर के आ जाऊंगी। अब वहाँ पहुंची, लाहौर पहुंचने के बाद में 10-15 दिन अपने परिवार से मिली, सबसे हंसी मजाक खुशी से सबसे बढ़िया रहा। अब बात आई आने की बारी की। तो आने की बात जब चली तो जब आ रही थी वो, तो उस समय उसको किसकी बात याद आ गई कि एक दिन बाद में मुझे जाना है। तो उसको ये सिख बीबी की बात याद आई कि उसके लिए लाहौरी नमक लेकर के भी जाना है। इस बात को वो ध्यान आई तो उसने क्या किया, अपने बड़े भाई से कुछ सलाह ली कि भैया मैं कल वापस जाऊंगी। तो भारत में मेरे पड़ोस में एक सिख बीबी रहती है, उसने कहा था कि आते समय मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक लेके आ जाना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है नमक भारत में नहीं हो, नमक भारत में भी है, लेकिन अपनी जन्मभूमि का कोई वस्तु, कोई चीज, उसके प्रति हाथ में लगाव ज्यादा होता ही है। इसलिए सिख बीबी ने उससे लाहौरी नमक के लिए कहा। तो उसने सफिया का कहना क्या था, उस सफिया के बड़े भाई से उसने कहा कि मैं लाहौरी नमक ले जाना चाहती हूँ। तो सफिया के बड़े भाई ने क्या कहा? सफिया के बड़े भाई ने कहा देखो बहन, बात ऐसी है कि यहाँ से तुम ये जो खाने पीने की चीजें हैं ये तो आसानी से ले जा सकती हो, लेकिन इसके बाद में
अगर तुम नमक ले जाना चाहो तो नमक तो आपके हिस्से में पहले ही खूब ज़्यादा आ गया था, आपको नमक की क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे तो नमक ले जाना है। तो उसने कहा देखो पकड़े गए, कस्टम अधिकारी जांच करेंगे और कस्टम की जांच में अगर नमक पकड़ा गया तो बिना काम की मुसीबत आ जाएगी और हमारी बदनामी भी हो जाएगी। इस तरह की बात उसने कहा। लेकिन उसने जब सफिया ने कहा कि नहीं नमक तो मुझे ले जाना ही है, तो उसने कहा भाई तुम लोगों का, सभी लोगों का दिमाग ही अदीबों की तरह, अब तुम अभी अदीबों से क्या बहस करे। अदीब का मतलब साहित्यकारों से, कि कोई भी साहित्यकार तो तुम तो अपनी मनमर्जी करोगे, तो इसलिए अब क्या करें तुमसे बहस। तो सफिया ने क्या कहा इस बात में कि यदि सभी लोगों का दिमाग अदीबों की तरह हो जाता ना, साहित्यकारों की तरह, तो यहां पर घुमा होता तो दुनिया कुछ बेहतर होती और भी अच्छी होती। क्योंकि ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सारे भेदभाव साहित्यकारों जैसे दिमाग वाले होते तो निश्चित रूप से सारे भेदभाव अपने आप ही समाप्त हो जाते। ऐसी कुछ बातें कही और वह सुबह जाने की तैयारी में बैठी और तैयारी के लिए सामान उसने पैक करना प्रारंभ किया। सामान पैकिंग जब कर रही थी तो उसको कहीं न कहीं अपने भाई की याद भी आई, उसकी बात की याद आई कि बात तो सही कह रहा भाई कि मैं ये सामान ले जाऊंगी, अगर नमक भी ले गई और रास्ते में पकड़े गए और ये नमक की पुड़िया फेंक दी तो मैं सिख बीबी को क्या कहूँगा, क्या कहूँगी। इसलिए उसने दिमाग लगाया। अब थोड़ा भावनात्मक, भावना की जगह किसने काम किया, बुद्धि ने काम किया। बुद्धि से उसने सोचा कि क्या किया जाए कि किसी को पता भी नहीं चले। तो उसने क्या, कीनू जो फल है उनकी टोकरी में नीचे नीचे नमक की पुड़िया रख दी। सोचा कि अब कोई देखेगा तो बता देंगे फल है और आराम से नमक को ले जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने नमक की पुड़िया उसके अंदर रख दी और जाने की तैयारी करने लगी। लाहौर से रवाना होने की बात आई। तो लाहौर से रवाना होने की बात आई तो निश्चित रूप से जब परिवार के सदस्यों के साथ 10-15 दिन रही तो सबसे मेलजोल हुआ। भाई छोटे बच्चों ने पूछा कि बुआ जी अब कब आओगे आप, इस तरह की बातें उनसे पूछी। तो उसने कहा देखो, भावनात्मक रूप से वो भी बहते हुए कहा कि अब देखो पता नहीं, हो सकता है 10 दिन 15 दिन, हो सकता है कभी नहीं आ पाऊँ क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं में कब विवाद हो जाए पता भी नहीं चलता। और ऐसे लेते लेते वो विदा होकर के वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर एक सिस्टम है कि कस्टम की पर जाँच, जब वो पहुँची तो वहाँ पर जो भारत से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भारत में कोई जाता है नागरिक, तो उसके समस्त जो सामान है उनकी पूरी जांच की जाती है। अब जांच अधिकारी उसके पास पहुंचा कस्टम का, तो कस्टम अधिकारी ने पूरी चीज़ें जांची। उसके पूर्व ही उसने क्या किया, नमक की पुड़िया हैंडबैग में रख ली और उससे स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं एक नमक की पुड़िया है मेरे पास और मैं उसको अमृतसर भारत ले जाना चाहती हूँ। तो कस्टम अधिकारी पहले तो गया, लेकिन उसने दो आराम से सम्मान से उसको बिठा करके चाय पिला करके वहाँ से रवाना किया। सारी बात सुनी, सारी बात सुन करके उसने रवाना किया और क्या कहा कि मेरा वतन भी दिल्ली है। रहता कहाँ है, पाकिस्तान में। और क्या कहा, मेरा वतन भी दिल्ली है और आप वहाँ जाओ तो दिल्ली की नमाज में मेरी तरफ से सिर झुका देना। तो इस तरह की बात, तो बेधड़क होकर के वहाँ से रवाना हो गई। नमक की पुड़िया भी चल गई। अब रास्ते भर में जाते जाते धीरे धीरे अमृतसर आ गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ पर एक बात और कही कस्टम अधिकारी ने कि देखो बहन, आप यहाँ से जाओगे तो अब लोगों के अंदर आत्मीय और प्रेम भाव रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत तो कस्टम से भी इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान हो जाता है। इस तरह की बात उसने कह दी। अगर आत्मीयता प्रेम भाव अगर दोनों पक्षों में है तो कानून रखा का रखा ही रह जाता है। इस तरह कहते हुए उसको विदा कर दिया। अब विदा होने के बाद में ट्रेन में जाते जाते रास्ते देखते देखते कब पाकिस्तान की सीमा पार हो गई और भारत की सीमा आ गई पता भी नहीं चला, क्योंकि वहाँ के लोग के वेशभूषा, हाव भाव, यहाँ के लोगों की वेशभूषा, हाव भाव, बोलचाल, वाणी, गालियाँ, यहाँ तक कि गालियाँ भी एक जैसी होती है, तो पता ही नहीं चला। वहाँ पर अमृतसर पहुँचने के बाद में वहाँ पर भी कस्टम अधिकारी से सामना हो गया। अब कस्टम अधिकारी से सामना हुआ तो कस्टम अधिकारी को देखने के बाद में इसको लगा, सफिया को, बातों से कि शायद ये ईस्ट बंगाल का है। तो उसको बातों से पता लगा तो उसने भी उसको सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी कि इस प्रकार मैं वहाँ गई थी और नमक लेकर के जा रही हूँ और यह नमक लेकर के आ गई।
तो कस्टम अधिकारी ने एक बार पुलिस वाले को बुलाया और कहा, पुलिस वाले को जैसे बुलाया सफिया तो घबरा गई कि पता नहीं ये क्या करे, गिरफ्तार नहीं करवा दे। लेकिन उसने पुलिस वाले से कहा कि जाओ 2 चाय लेकर के आओ, और चाय पिलाई उसको सम्मान से और वहाँ से विदा किया। साथ में एक पुस्तक भी उसको भेंट करी कि जा करके ये दे देना। तो यहाँ पर उसने भी कहा कि मेरा देश भी कहाँ पर है, भारत में रहता है, लेकिन उसने कहा मेरा देश ढाका है। तो ढाका अर्थात उसको ये समझ में नहीं आया सफिया को कि जब सब लोग भारत में रहने वालों की आत्मीयता पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान रहने वालों की आत्मीयता भारत से जुड़ी हुई है, तो बीच में ये रेखा क्यों? जब दोनों देश के लोग एक है तो बीच में सीमा रेखा क्यों बना रखी है? आत्मीयता से दोनों को एक ही हो जाना चाहिए इस तरह। और उसको लगता है कि बाद में कहते हैं रफ्ता रफ्ता सब ठीक है हो जाएगा। उसको उम्मीद है कि धीरे धीरे जो भेदभाव है, मन मुटाव है, वो सारा खत्म हो जाएगा, सब दोनों देश एक हो जाएंगे। इस तरह की प्रेरणा ये पाठ देती है। और यहाँ पर इस पाठ से बनने वाले जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके भी आप पढ़ सकते हैं। और इन पॉइंटों के आधार पर मैंने इस पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया, हर टॉपिक को मैंने लेने का प्रयास किया। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।